अच्छा जी। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अ डॉल्फिन इज स्विमिंग अंडर वाटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, so the dolphin emits a sound as it swims directly toward the stationary observer. Okay, तो ये थोड़ा सा ना डॉपलर इफेक्ट होने लग रहा है। The frequency of the sound heard by the diver is dismissed. The speed of the sound in the air in the water is okay. Determine the frequency to three significant figures of the sound emitted by the dolphin. Okay, तो तुम्हारे पास जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और सोर्स मूविंग है, सही है, और सोर्स जो है टूवर्ड आ रही है। और तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी ऑफ सोर्स टाइम्स एफ, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऊपर भी गिवन होता है, तुम वहाँ से भी कर सकते हो। तो एफ नॉट जो होता है वो नेशनल, वो होती है क्या बोलते हैं अपना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, और एफ जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, सही है। और जो वी और वी है वो स्पीड ऑफ द साउंड इन अ मीडियम, और जो वी है वो स्पीड ऑफ द साउंड बाय द वट एवर द ऑब्जेक्ट और द सोर्सेज, राइट। सो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 1510 डिवाइडेड बाय 1510 माइनस 4.5, राइट। और हमारे पास जो है, ओके, सो हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, उसने हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में दे रखी है, सही है। तो 99560, सही हो गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करें, अब अगेन तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम मैथ्स पढ़ते हो तुम्हें कैलकुलेशन सही आती है, तो फिर तुम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, सही। यानी इस तरह से 9560 डिवाइडेड बाय 1510 डिवाइडेड बाय 1510 माइनस 4.5, राइट। तुम इसको डिवाइड कर लो और ये तुम्हें जो है वो फ्रीक्वेंसी बता देगा। और अदरवाइज अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती, सही है, अब ये पसंद नहीं है कुछ भी है, तो पहले इसको अलग से कैलकुलेटर में डालो, सॉल्व कर लो, फिर उसको वहां जाके डिवाइड कर देना। तो ये होशियार नहीं आपने की जरूरत नहीं है, तुम गलत कर दोगे, राइट। तो अब इसको सिंपली अगर हम कैलकुलेटर में डालें, 9560 डिवाइड बाय 1510 ओवर 1510 माइनस 4.5, तो आई एम गेटिंग एफ एज 9531.509, राइट। इन्होंने कहा रखा है, क्या रखा है इन्होंने, टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है ये तीन ऐसे है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 950 के अंदर आंसर आना चाहिए, राइट। 953 मत लिख देना, ये 9500 भी मत कर देना, वो भी गलत हो जाएगा, टू ऐसे के अंदर चले जाएगा, ठीक। तो 9530 सही। अच्छा जी, का आंसर 9530 हर्ट्ज आ रहा है। अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट आपको दिखाएं तो ये कहते हैं कि द वास्ट majority of the candidates realize that they needed to use the Doppler's effect symbol equation given in the formula sheet। ये given होती है, सही, इसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। Uh, a common error was to confuse the observed frequency with the source frequency. Sometimes the speed of the sound of in the water was confused with the speed of the sound of the dolphin। Okay, तो वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ के ना तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। तो खैर, ओके, आगे आ जाओ। अगला पार्ट में हमसे कहता है कि द डॉल्फिन स्ट्राइक्स द बॉटम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल सो दैट द बॉल राइजेस वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द surface ऑफ द वाटर एज इलस्ट्रेटेड। ओके, तुम्हें दिख रहा है कि वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन में ऊपर से नीचे आ रहे, बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी, सही। The ball leaves the water surface with a speed of this much, assuming the air resistance is negligible। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है तो उससे तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ये तो तुम वर्क एनर्जी पावर लगा सकते हो, सही है,
यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, राइट, या फिर जो है तुम काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, राइट। लाइक कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला तुम क्या यूज करोगे, तो मैं वो बता रहा हूँ, सही। कंफ्यूज मत होना कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो बेटर ऑप्शन ये है कि काइनेमेटिक्स लगा लो, सही। तो अगर आप देखो, सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमें निकालवानी है, हम सही निकलवा रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5.6 यूनिट दे रखी है, और ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम हाइट के लिए बोल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। और चूंकि दुनिया में हम, तो -9.81 की ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल होगी, टाइम हमारे पास नहीं है, राइट। तो हम चूंकि हमें एस निकालना है, तो हम जो है ना 2 AS इज इक्वल टू V² माइनस U² से कर लेते हैं, सही है। सो V² तो जीरो है, तो ये जीरो हो गया, माइनस U² में वैल्यू आ गई। होशियारी मत नापना, माइनस अंदर मत लेके जाना, माइनस बाहर फॉर्मूले का होता है, राइट। और 2 टाइम्स A हमारे पास है 9.81, यहाँ पे आप लगा दोगे एक अदद नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एंड you'll गेट योर आंसर, सही। तो 5.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 9.81, तो आई एम गेटिंग 1.59, 1.6 आ जाएगा, सही है। अगर तुम इसकी मार्किंग की चेक करो, तो तुम्हें जो है 1 मार्क फॉर्मूला लिखने का, 1 मार्क तुम्हें तुम्हें फॉर्मूला लिखने का और उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मिल रहा है, और फिर उसके बाद 1 नंबर तुम्हें कैलकुलेशन का मार्क मिल रहा है, राइट। और आई होप से एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट में इसमें कोई लंबी नहीं की हुई होगी। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल वाज यूजुअली कैलकुलेटेड करेक्टली, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट used the equation this forgot to square the values, okay। ये वाले भंड मत करना प्लीज, ये तुम्हारे सिंपल से एरर की वजह से जो ना आंसर गलत आएगा, सही है। सो एग्जामिनर रिपोर्ट सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि किस किस तरह की गलतियां एक्सपेक्टेड होती है, राइट। अगला पार्ट। So the ball leaves the water at time t equals to 0 and reach its maximum height at time t equals to t. On figure 2.2, sketch a graph to show the variation in the speed of the ball with time t from t0 to t. Numerical values are not required. Okay. तुम देख रहे हो कि बॉल जो है ना, जब उसने लॉन्च की है, यानी जब डॉल्फिन ने उसको स्ट्राइक किया है, तो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो था, और जो वेलोसिटी थी वो तुम्हारे पास है 5.6, और जब वो ऊपर जा रही है, तो एट टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी है, और तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है जीरो, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होती है, राइट। और तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है जी की, यानी 9.81 माइनस की, सही। अब जरा इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे लगाएं। हमें एक तो ये बात पता है कि हमारे पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास है कि जब टी इक्वल्स टू जीरो है, सही है, तो वी इक्वल्स टू हमारे पास 5.6 है। एंडिंग पॉइंट हमारे पास है जब टी इक्वल्स टू टी है, सही है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है जीरो, राइट। और एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन बता देता है, और ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, सही है। तो तुम, अगर तुम्हें याद ना हो तो तुम इस तरह से याद भी कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, राइट। अगर तुम नीचे आ रहे हो तो तुमने ग्रेडियंट यूज करना है, और अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो तुमने एक्सेलरेशन यूज, एरिया अंडर द ग्राफ यूज करना होता है, राइट। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी निकालो, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन निकालो, यू ऑलवेज हैव टू यूज योर ग्रेडियंट, राइट। और अगर तुम्हारे पास नीचे से ऊपर जा रहे हो, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी निकालो, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो एरिया अंडर द ग्राफ यूज होगा, राइट। तो ये मसला है। अभी हम जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे खड़े हुए हैं, और हमें एक्सेलरेशन पहले से पता है, तो बेसिकली हमें ग्राफ का ग्रेडियंट पता है, विच इज नेगेटिव ग्रेडियंट, राइट। तो हमारे पास जो लाइन होनी चाहिए वो स्ट्रेट सीधी लाइन होनी चाहिए, जो कि टी पे एंड होगी, राइट। सो ये वाली वैल्यू 5.6 होने वाली है, ये वाली वैल्यू टाइम पे जीरो होने वाली है, और ग्रेडियंट जो है वो 9.8 होने वाला है, सही। ऑल दो यू डोंट नीड टू मेंशन द वैल्यूज, उसने नहीं बोला हुआ कि वैल्यूज देखो, सो दैट्स फाइन, राइट। अच्छा जी। Downward sloping straight line starting from a point on a speed axis and end at this, सही है। ये तो आसान सी चीज थी, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इसी एग्जामिनर रिपोर्ट में कहते हैं, although there were many correct answers, the most common error was sketching a graph line from the origin and sketching a curved line, okay। देखो ये वाले भंड मत मारना प्लीज, कि तुम्हें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्राफ भी ऊपर जाएगा, सही है। दोनों एक ही चीज नहीं है, अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो वो मोशन ऐसा नहीं हो सकता, सही। तो इसको प्लीज समझना, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये प्रॉबेबली नीचे आने का ग्राफ हो सकता है, जब आपकी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट से वापसी नीचे आ रहा है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, राइट।
तो ग्राफ के शेप को एक्चुअल मोशन से मत रिजेंबल करके बना देना, वो गलत होता है, राइट। अच्छा जी, खैर, तो ये ग्राफ हो गया, सही। द मास ऑफ द बॉल इज दिस मच, मास दे दिया तो इसका मतलब है तो फोर्स के पे ले जाएगा या एनर्जी पे ले जाएगा, सही है। और क्योंकि काइनेमैटिक्स के अंदर मास नहीं गिवन होता है, राइट, तो तुम्हें अगर किसी भी क्वेश्चन को पिक करना है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कौन से चैप्टर के फॉर्मूलाज लगा सकता हूँ, तो जैसे उसने एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कहा हुआ है, तो तुम्हें पता चला काइनेमैटिक्स से भी हो सकता है और लॉज ऑफ एनर्जी से भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसे मास नहीं दिया हुआ, तो गो विद काइनेमैटिक्स, राइट। ये एक पिक करने का आसान तरीका है। अब यहाँ पे उसने मास दे दिया, देन यूज काइनेमैटिक्स, राइट, सॉरी, यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तुमसे कह रहे हैं यूज योर आंसर इन बी पार्ट वन। तो बी पार्ट वन में हमने क्या होशियारी की है? सो वी कैलकुलेटेड द मैक्सिमम हाइट, ओके फाइन। So use your answer in B part 1 to calculate the change in gravitational potential energy of the ball as it rises from the surface of the water to the maximum height. तो देखो चेंज निकाल लो, तो चेंज का फॉर्मूला चेंज के हिसाब से होना चाहिए, mg एंड चेंज इन h, ये फॉर्मूला लिखो तो उसके फिर नंबर मिलेगा, सही है। mgh लिखोगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, सही है। उसमें वो मना भी करते हैं इस तरह से, राइट। मैं भी देखते हैं मार्किंग की एग्जामिनर रिपोर्ट दिखाता हूँ तुम्हें कि क्या वो कह रहे हैं। So 0.45, सही है, इंटू 9.81, राइट। और इंटू चेंज इन एच हमारे पास आ रहा है 1.6, राइट। चेंज इन एच किस क्या मतलब है कि हमारे पास ग्राउंड लेवल 0 है, 1.6 की यहाँ पे चेंज निकालोगे तो 1.6 ही बनेगा, राइट। तो अगर हम इसकी वैल्यूज निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 9.81 इंटू 0.45, तो आई एम गेटिंग 7.1, सही हो गया। ये देखो, फॉर्मूला देख लो प्लीज। डेल्टा का साइन उससे लगाया हुआ है लेकिन ब्रैकेट के अंदर लगाया हुआ है, सही है। सो ब्रैकेट वाली चीज को वो ऐसे कभी कभार रिक्वायर्ड नहीं होती उसको, सही है। तो अगर तुम लगा दो तो बेहतर है, नहीं लगाओ तो उस पर नंबर नहीं कटने चाहिए, लेकिन अगर इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखने का ये कुछ कह रहे हैं तो सही है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, ओके। अगला पार्ट आ जाओ। तुमसे कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल as it falls back toward the surface of the water if air resistance is not negligible। तो इसका मतलब है पहले जो मोशन हो रहा था वो सिर्फ अंडर द ग्रेविटी हो रहा था, सही, वेट की वजह से। अब जो मोशन होगा वो वेट और तुम्हारे पास जब बॉल नीचे आएगी तो अब थ्रस्ट लग रहा होगा या ड्रैग फोर्स लग रही होगी, तुम उसको कह रहे हो, राइट। तो वो अपोजिंग फोर्स होंगी, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन के अंदर पूछ रहे हैं, ओके। सो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट is constant, right? Drag force increase with speed, so resultant force decreases, hence the acceleration decreases too, right? तो ये फोर्स से ही थोड़ा बहुत कनेक्ट हो सकता था तो वो मैंने कर दिया। और ये जब भी फ्री फॉल मोशन होता है एयर रेजिस्टेंस के अंदर, तो तकरीबन इसी तरह का जवाब आता है, सही। तो ये रट्टा लगा लो, अगर तुम्हें नहीं है तो रट्टा लगा लो, तो तुम्हारे पास जो है ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसकी मार्किंग की चेक करें। तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड द वेट इज कांस्टेंट, ओके फाइन, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस तो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, बिल्कुल वही चीज लिखी। ये रट्टे वाली चीज है, इसको तुम्हें याद होना चाहिए, राइट। इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट अगर तुम देखो, although many candidates correctly stated that the acceleration of the ball would decrease, some incorrectly stated that the ball would have a deceleration. A full explanation for the decrease in the acceleration was rarely given. Okay, rarely given, वो बोल रहा है, दो नंबर है, किसी ने भी नहीं दिया है, सही है, सारे अपनी होशियारियां करके आए। So the full explanation is that the air resistance increases and act on the ball in the opposite direction to the weight, so the resultant force on the weight decreases, right? तो खैर ये कहानी थी, सही। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सो कि ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, सही है।